केस में, ठीक है। तो वहां डीपीएसपी क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जो चीज नहीं है, मैं नहीं हूं तो मेरी जगह कोई जाके उस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब मेरे अंदर कोई कमी है मान लो, ठीक है, आई एम डिवाइड ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, आई एम डिवाइड ऑफ सर्टेन स्किल, ठीक है, तो उससे मिला देते। खाने में मैं जो खाना खा रहा हूं उसमें प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन ने क्या कर दिया, सप्लीमेंट कर दिया। तो आई एम डिवाइड ऑफ पर्टिकुलर स्किल, ठीक है, उसे किसी ने, उसमें हमने कुछ चीज मिला दी, कोई स्किल मिला दी, तो क्या हो गया, सप्लीमेंट हो गया, सप्लीमेंट हो गया। तो अब इस पे कभी कोई सवाल बनता है कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री इन नेचर, इवेलुएट, कि जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रकृति में पूरक एवं अनुपूरक हैं, इसको इवेल्युएट करिए या इसका मूल्यांकन करिए। सेम इसी तरीके से ये भी सवाल बन सकता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं और डीपीएसपी हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री नेचर। अच्छा सवाल होगा लिखने के लिए इसको, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो प्रकृति में पूरक और अनुपूरक है। पूरक एवं अनुपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, सप्लीमेंट्री यहां है अनुपूरक, यहां सब्सटीट्यूट नहीं है, सप्लीमेंट्री है। जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो सब्सटीट्यूट गुड्स पढ़ते हो, स्थापन वस्तुएं पढ़ते हो, ठीक है, दोनों में अंतर है शब्दों में। अब देखो वैसे भी कहा जाता है कि राइट्स और ड्यूटीज, राइट्स और ड्यूटीज, ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज मूव हैंड इन हैंड। इसका मतलब है अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। अगर आप किसी को ढेर सारे राइट्स दे दोगे, ठीक है, और उसे ड्यूटीज नहीं दोगे, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति उन राइट्स को एक्सप्लॉइट करेगा, उनका मिसयूज करेगा। आपको घर पे अधिकार दे दिए जाएं ढेर सारे और आपके कोई कर्तव्य ना हो, तो ये पक्का है, डेफिनेट है कि आप उन अधिकारों का दुरुपयोग करोगे। और अगर आपको सिर्फ ड्यूटीज दे दी जाए और आपको अधिकार कोई ना दिए जाए, तो आप फिर उन ड्यूटीज को निभा नहीं पाओगे, ठीक है। तो राइट्स इन द एब्सेंस ऑफ ड्यूटीज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, वो कर्तव्यों के अभाव में शोषण का यंत्र बन जाते हैं। अगर मैं आपको ढेर सारे अधिकार दे दूं, मैं कहूं इस कोचिंग में तुम्हें जो करना है आग लगा दो, और कर्तव्य तुम्हारा कोई ना हो, ठीक है, तो आप डेफिनेट है आप एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दोगे। और मैं आपको सिर्फ ड्यूटी दे दूं कि ऐसा है, बिल्कुल चकाचक रहना चाहिए, बिल्कुल सारी ड्यूटी है चमाचम चकाचक, और अधिकार आपको कोई ना दूं, तो आप अपने उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाओगे, पक्का है, ठीक है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज, लाइनें आप लिख सकते हो कहीं भी, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री नेचर। सुनो अभी लिखाएंगे, सुनो, राइट्स एंड ड्यूटीज मूव हैंड इन हैंड। मूव हैंड इन हैंड का मतलब समझते हो, एक साथ चलते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज मूव ऑन ए पैरेलल ट्रैक, वो हमेशा पैरेलल ट्रैक पे चलेंगे, ठीक है। दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो किसी भी डेमोक्रेसी में, फॉर एनी डेमोक्रेसी, ठीक है, ड्यूटीज, ये बात स्वर्ण सिंह कमेटी ने कही थी, किसी भी डेमोक्रेसी में अगर आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखना चाहते हो तो नागरिकों की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। ये बात क्लियर है। तो वहां से आप इनका स्टेटमेंट उठा सकते हो, आप डेमोक्रेसी को मेंटेन करने की बात कर रहे हो। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, जो हमने कल लिखी थी, उसमें ही ऑब्जर्व दैट फॉर ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ठीक है, ड्यूटीज आर एज इसेंशियल एज राइट्स। कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अधिकार हैं, तो पहला हमने क्या, अभी लिखेंगे, सुन लो पहले। तो पहला हमने क्या कहा कि स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज आवश्यक है या नहीं भाई? लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज आवश्यक है। सबसे पहला तो यही हो गया। दूसरा क्या होगा फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए? और फंडामेंटल ड्यूटीज के क्या हो सकते हैं? ठीक है, देखो उससे पहले, ठीक है, सब चीजें आ जाएंगी। अच्छा, एक चीज होती है, जैसा आपने सुना होगा नेशनलिज्म, और आपने सुना होगा पैट्रियोटिज्म। सुना नहीं सुना है? क्या हुआ बेटा? नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म, सोचो एक बार, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों शब्द तुम सुनते हैं ना, पता होना चाहिए आपको, कहीं भी पूछे जा सकते हैं।
नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म, एक एक मैसेज करता हूं मैं। नेशनलिज्म, ये खाली समझने वाली चीजें में लिखना नहीं है। नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म, बताओ बताओ क्या चीज। तो नेशनलिज्म नहीं क्या है, क्या वो हम्म और पेट्रियटिज्म जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को कई सारी चीज़ों से, जैसे गालियों से कर देते हैं, अपना लोग देश भाव की जो भावना है वो जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे भारत माता की। देखो पहले बेसिक बेसिक चीज बताएं, बेसिक चीज जो बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। इधर सुनो भाई, क्या देख रहे हो यार, बेसिक चीज बताएं। अगर बेसिक चीज समझनी है तो नेशनलिज्म जुड़ा होता है लोगों से, पीपल, समझो, और पैट्रियटिज्म जुड़ा होता है लैंड से, लैंड से। बेसिक अंतर है, जो फंडामेंटल डिफरेंस है राष्ट्रवाद में और देशभक्ति में, राष्ट्रभक्ति में, ठीक है। जब नेशनल का मतलब जब लोगों के प्रति प्रेम भावना हो जाए, लोगों के प्रति, ठीक है, वहां हो सकता है कि हो सकता है कि अच्छा पहले कौन सी, चलो पहले बस अंतर समझा देते हैं नेशनलिज्म में। कि जैसे भारत में, ठीक है, अब भारत में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रेस के लोग हैं। तो जब हम सब लोगों में भी फीलिंग आ जाएगी, जब हम सब लोगों में एक हम की भावना आ जाएगी, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाएगी, अपनत्व की भावना आ जाएगी, दैट इज नेशनलिज्म, वो राष्ट्रवाद है। और जब आप लैंड के प्रति, जैसे भारत माता की जय, तो भारत माता की जय देशभक्ति है। जब आप किसी लैंड के प्रति, भाई एक हिस्सा हमारा है, हम इसकी 1 इंच भूमि नहीं देंगे, ये हिस्सा हमारा है, एक जमीन का टुकड़ा हमारा है। तो जब आप किसी लैंड के प्रति अपना डिवोशन समर्पित करते हो, अपना प्रेम अफेक्शन समर्पित करते हो, वो पैट्रियटिज्म है। बेसिक अंतर है, फंडामेंटल अंतर है कि नेशनलिज्म में जो आप अपना डिवोशन दिखाते हो, डिवोशन वो लोगों के प्रति दिखाते हो, लोगों के प्रति, ठीक है। वहां लैंड से बहुत मतलब नहीं है। यहां जो आप डिवोशन दिखाते हो वो लैंड के प्रति दिखाते हो, एक जमीन के प्रति, कि भाई जमीन हमारी है, हम यहां के रहने वाले हैं। अब हो सकता है कि आपके अंदर ढेर सारा पैट्रियटिज्म हो, आप बहुत बड़े देशभक्त हो, लेकिन आपके अंदर नेशनलिस्टिक आउटलुक ना हो। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे भारत है, लेकिन फिर भी आप मुस्लिमों से घृणा करो, आप हिंदुओं से घृणा करो, आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों से घृणा करो, आपके अंदर जातिवाद हो। ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पैट्रियटिज्म है, आप उस जमीन के टुकड़े से प्यार करते हो, भारत माता से प्यार करते हो, लेकिन भारत के लोगों से प्यार नहीं करते हो। तो जो पहली चीज है, पहली बेसिक चीज है, कहीं भी पहले पैट्रियटिज्म आती है, पहले देशभक्ति आती है। और वो देशभक्ति, जब भाई एक घर में कुत्ता भी रहना तो उससे प्यार हो जाता है थोड़े दिन बाद, तो जो देशभक्ति धीरे धीरे जब आप उस स्थान पर रहने वाले लोगों से प्रेम करने लगते हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो जाती है। ये बात क्लियर है? तो पैट्रियटिज्म, एक लाइन आप याद रखो, अफेक्शन टू लैंड, एक जमीन के प्रति जो आपका प्रेम स्नेह है, वो पैट्रियटिज्म है। तो आप भारत माता की जय पैट्रियटिज्म है, ठीक है। आप भारत माता की बात करो, लैंड की बात करो, लैंड हमारी है, वो पैट्रियटिज्म है, ठीक है। और जब आप लोगों से प्यार करने लगते हो, तो भाई जो लोग यहां रह रहे हैं वो सब हमारे भाई बहन, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट इज नेशनलिज्म, वो राष्ट्रवाद है। ये बात समझ में आ रही है? राष्ट्रवाद और देशभक्ति में बेसिक अंतर है, ठीक है। तो दूसरी चीज अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हमें पैट्रियटिक फीलिंग क्रिएट करती हैं? क्या नेशनलिस्टिक फीलिंग क्रिएट करती हैं? करती हैं भाई, ठीक। अभी आ जाएंगे इन्वायरमेंट वगैरह पे भी, पहले बड़ी बड़ी चीजें देख लेते हैं। तो इस सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, एक देशभक्ति की भावना आती है। क्यों आती है? क्यों? हमने संविधान से प्यार कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जो प्रतीक हैं, हमारे जो सिंबल्स हैं, नेशनल आइडेंटिटी है, ठीक है, उससे प्यार कर रहे हैं। और जो हमारा थ्रू आउट फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, उसकी हम वैल्यूज देख रहे हैं, उन वैल्यूज को चेरिश कर रहे हैं, उन मूल्यों को मान रहे हैं, उन मूल्यों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो उसे कहीं ना कहीं देशभक्ति किसमें परिवर्तित हो रहा है? राष्ट्रवादिता में परिवर्तित हो रहा है। तो अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करोगे, अगर आप मौलिक कर्तव्यों को मानोगे,
तो आपके अंदर देशभक्ति और राष्ट्रवादी भावना का विकास होगा। क्लियर है? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखो आप। सेकंड पॉइंट लिखो आप। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हमने? टू प्रमोट पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म इन सिटीजन्स। तो नागरिकों में देशभक्ति, नागरिकों में देशभक्ति, नागरिकों में देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद की भावना का विकास। ठीक है, अब अगर देशभक्ति और राष्ट्र की भावना का विकास होगा तो नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन होगी या वीक होगी? स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, तो 10 प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी। ठीक है, 10 लिखना सही से सब चीजें। 10 प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी। पहला वाला क्या बोला था मैंने? स्ट्रेंथन पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म। तो देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद की भावना का विकास। ठीक है, आगे डैश लगा के पहला तो बोल दिया ना, लोकतंत्र, लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। हाँ सुनो, मूल कर्तव्य तो पहला तो खाली लिख लो, स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, पॉइंट में लिख लो। ठीक है, तो पहला लिख लिया लोकतंत्र का, लोकतंत्र को सशक्त बनाएंगे ओवरऑल। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद की भावना का विकास। तो आगे उसी में लिख लो इनहेंसिंग नेशनल यूनिटी। अब जो भी इनहेंसिंग लिख लो, स्ट्रेंथनिंग लिख लो, तो ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता का विकास, राष्ट्रीय एकता का विकास। सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट राइट्स और ड्यूटीज के एस्पेक्ट में बता दीजिए, समझ में नहीं आया। किसके एस्पेक्ट में? सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट राइट्स और ड्यूटीज के एस्पेक्ट में बता दीजिए। राइट्स और ड्यूटीज। अब जैसे देखो एग्जैक्टली अगर यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट देखें, अनुपूरक। ठीक है, मान लो कोई हमारा अधिकार है, जैसे सपोज हमारा अधिकार है दैट वी वांट टू लिव इन ए गुड डेमोक्रेसी। ठीक है, मैं एक लोकतंत्र में रहना चाहता हूं, समझो। अब लोकतंत्र में चाहता हूं कि अच्छे नेता चुने जाएं, हमारे लीडर्स हों वो अच्छे हों। अब हमारे लीडर्स अच्छे कब होंगे? जब 10-5 लोग वोट देके लीडर चुनेंगे, सारे लोग वोट देंगे, सारे लोग वोट देंगे। तो आई कैन एंजॉय माई डेमोक्रेटिक राइट्स ओनली व्हेन यू विल फॉलो योर ड्यूटी, दैट इज ड्यूटी टू वोट। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूटी टू वोट। जैसे सरकार ने इस पे विवाद भी चला, जैसे हमारा राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, उसी प्रकार से ड्यूटी टू वोट भी होना चाहिए। और ड्यूटी टू वोट को आप वोट देने को कर्तव्य बनाइए कि हर आदमी जाके वोट दे। हमारे यहाँ लगभग जो वोटिंग परसेंटेज रहता है, लगभग कितना रहता है? 60%। ठीक है, एट मैक्स 62-63%। इसका 100 में से 40 लोग वोट नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। हमारे जो इलेक्शन डे होता है, ठीक है, वो नॉर्मली इलेक्शन डे को हम लोग एक हॉलीडे की तरह मानते हैं कि भाई इलेक्शन डे है, चलो आज छुट्टी है, आज पार्टी पे चलते हैं, आज हम लोग जो है वाटर पार्क चलते हैं। ऐसा है या नहीं है? लेकिन आप सोचिए अगर आप वोट नहीं देंगे तो क्या मैं क्या अच्छे राजनेताओं द्वारा शासित हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। तो आई कैन एंजॉय माई राइट टू डेमोक्रेसी ओनली व्हेन एवरी अदर सिटीजन विल फॉलो हिज ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस, दैट इज ड्यूटी टू वोट। ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, मेरा राइट टू एनवायरमेंट क्या है? मेरा भी तो राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट है, मेरा राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट है। तो आई विल एंजॉय माई राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट व्हेन यू विल फॉलो योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। तो एक तरीके से दोनों क्या एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा बातों को लच्छेदार घुमा फिरा के लिख सकते हो। अच्छा, क्या वोट देने का कर्तव्य मौलिक, मतलब वोट देने के कर्तव्य को हम लीगली इन्फोर्सेबल बना सकते हैं? और नहीं, अगर कोई वोट देने गया तो क्या करें? जैसे कुछ जगहों पे है ऐसा कि अगर आप वोट नहीं देते हो, ठीक है, जैसे आप वोट नहीं दिया आपने, तो वो आपको अगले इलेक्शन में वोट देने के लिए प्रतिबंधित कर देते हैं कि हम आप वोट नहीं दे सकते आप, ये आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मना कर देते हैं। चलो इसको हम देखेंगे जब इलेक्शंस पढ़ेंगे डिटेल में कि वोट ड्यूटी होनी चाहिए।
लेकिन वही बात है, मान लो कोई बीमार है, ठीक है, किसी घर में कोई समस्या हो गई, कोई उस दिन मुरादाबाद गया हुआ है लखनऊ से, ठीक है, अब समस्या है तो अब भाई व्यवहारिक चीज़ें भी तो देखनी पड़ेंगी। हर आदमी जो है कहाँ जा रहा है, वाटर पार्क थोड़ी जा रहा है, ठीक है। तो चलो उसे जब हम इलेक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्शंस में सारे से डिस्कस करेंगे कि ड्यूटी टू वोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, ढेर सारी चीज़ें हैं उसमें। तो दूसरा हो गया कि नागरिकों को भाई राष्ट्रवाद का विकास होगा, तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन होगा वास्तव में, ठीक है, देशभक्ति का विकास होगा, राष्ट्रीय एकता सशक्त होगी, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को मोबिलाइज करोगे तो आप अंदर डिसिप्लिन आएगा, एंड आई एम टेलिंग यू द डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट वर्च्यू। जैसे हम इथिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो जब आप लोग इथिक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है, अनुशासन, डिसिप्लिन अनुशासन। अनुशासन एक बहुत बड़ी वर्च्यू है, एक बहुत बड़ा सद्गुण है जो नहीं होता है अब लोगों के मध्य। वो लाइन नहीं आपने सुनी है, अगर आप सिर्फ एक वर्ष 365 डेज, ठीक है, 10 मिनट किसी काम को लगातार कर लो, ठीक है, तो आप विश्व के 90% लोगों से ज्यादा कुशल हो जाओगे उस काम में। ऐसा है, ठीक है। लेकिन 364 दिन लगातार, 365 दिन, 10 मिनट की बात कर रहे हैं। अगर आप एक साल लगातार 10 कोई भी काम, आपको लग रहा है आप नाच नहीं पा रहे हो, डेली 10 मिनट नाचो एक साल, ठीक है, विश्व के जो 90% लोग हैं उनसे अच्छे हो जाओगे आप। 10% लोग आपसे अच्छे रहेंगे, माइकल जैक्सन नहीं बन जाओगे, लेकिन ठीक है 90% लोगों से आप अच्छे। इट इज बेसिक द स्ट्रेंथ ऑफ डिसिप्लिन ओनली। ये अनुशासन की शक्ति है, ये अनुशासन है, ठीक है। और स्टूडेंट लाइफ में तो अनुशासन बहुत जरूरी है नहीं? तो ठीक है, चलो देखेंगे एथिक्स में, तो अनुशासन को ये क्लास पढ़ेंगे पूरा। अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को मोबिलाइज करेंगे, उनको मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो हमारा जीवन अनुशासित रहेगा, ठीक है। सेंस ऑफ डिसिप्लिन इमर्ज होगा, एक अनुशासन का भाव आएगा नहीं आएगा भाई, आएगा, अनुशासन का भाव आएगा। फिर आप कार से निकलते हुए जो है बियर पियो, बाहर नहीं फेंकोगे, रख लोगे उसे। तो बियर जब मैं तो कह थोड़ी रहा हूं तुम पी रहे हो। बिस्कुट खाते हो, कुकीज? अच्छा, तो क्या कुछ खाते पीते हो? शुगर नहीं लेता था। अच्छा ठीक है, चलो बेटे, हम जैसे बाहर जाएंगे तो कुकीज बाहर नहीं फेंकेंगे भाई, ठीक है। अनुशासन का माहौल रहेगा, अनुशासन, समझ रहे हो अनुशासन। तो थर्ड लिखो भाई, प्रमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। प्रमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। अनुशासन एवं प्रतिबद्धता को प्रोत्साहन। ठीक है, ऐसा होगा नहीं होगा, थोड़े अनुशासित रहोगे आप, ठीक है। अनुशासन हो गया, उसके बाद बैलेंसेज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे लिख लो आप, बैलेंसेज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अधिकार एवं जिम्मेदारी के मध्य संतुलन। सप्लीमेंट्री उसका मतलब रिप्लेसमेंट होता है क्या सर? मतलब मैं वही तो बता रहा हूँ, यहाँ सप्लीमेंट्री के अंदर रिप्लेसमेंट नहीं है। जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था सप्लीमेंट्री गुड्स, वो स्थानापन्न गुड्स थी, उनका मतलब अलग था। का मतलब होता है सर, अगर दोनों मतलब एक रहे एक ना रहे तो वो अधूरा रहेगा, मतलब दो में नहीं। और सप्लीमेंट्री का मतलब सर ऐड कर देना, और एक ऐड कर देना, बना देना। ऐड कर देना। मैंने एग्जाम्पल जैसे सप्लीमेंट फूड सुने हैं। सप्लीमेंट फूड कैसे होते हैं कि वो कहते हैं खाना बंद कर दो, नहीं। सप्लीमेंट्स का मतलब व्हाट एवर यू आर फीडिंग योर सेल्फ, जस्ट टुक 1 टैबलेट आफ्टर योर फीड, वही तो सप्लीमेंट्स हो गए। आयरन टैबलेट सप्लीमेंट्स ही तो हैं, कैल्शियम की टैबलेट सप्लीमेंट्स ही तो हैं। तो एक तरह से रिप्लेसमेंट ही तो हो गया ना ये। रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, कमी थी आपके खाने में, आपने जो जिस चीज की कमी थी उसको सप्लीमेंट किया। रिप्लेसमेंट होता था आप खाना खाना बंद कर दो, उसके बाद 4 गोलियां खा लो,
दैट इज रिप्लेसमेंट, दैट इज रिप्लेस। तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री पास जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप नहीं गए, ऐसा नहीं था आपने अपना हाथ लगा दो चले गए, आप नहीं गए, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जब मतलब पूरक, और ये है अनुपूरक, हिंदी में पूरक और अनुपूरक, ठीक है। तो बैलेंसेस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, इसे सोशल कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस समझते हो? हैं? क्या चीज? वो कोहेसिवनेस है, मैं बात कर रहा हूं कोहेसिव, कोहेसिव सामंजस्यता, कोहेसिवनेस, ठीक है। जैसे यू माइन और योर रिलेशनशिप इज वेरी कोहेसिव इन नेचर, इसका मतलब है हमारा आपका संबंध बहुत सामंजस्यपूर्ण है, तुम्हारी आंखें देख के हम समझ जाते हैं तुम्हें क्या जरूरत है, दैट इज कोहेसन। अरे सुन लो, फोर्स नहीं, आप प्यार की बातें कर रहे हैं, आप बल की बातें कर रहे हैं यार, सुन लो। तो सोशल कोहेसिवनेस का मतलब है सामाजिक समरसता, सामाजिक सामंजस्य पूर्णता, आप समझ रहे हो? इसका मतलब समाज के लोगों को, समाज के लोगों में ज्यादा कोहेसिवनेस, मतलब आपसी समरसता जिसको बोलते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज निभाएंगे तो सोशल कोहेसिवनेस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अब सुनो, इसको ले कहां जाना है, सुनो। देखो 3 तरीके की चीजें हैं, सुनो। एक, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाएंगे, यहां लिखना है हमें खाली। एक होता है फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ठीक है, भौतिक पूंजी। दूसरा हो गया ह्यूमन कैपिटल, और तीसरा क्या हो गया? सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी, सामाजिक पूंजी। स्नेहा पता है अंतर तीनों? भी नहीं पता है, बताओ। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग हो गई, बेंचेज हो गई, बोर्ड हो गया, एसी हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, ये हो गया ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब कुछ आप सही कह रहे हो, जैसे समझो, ठीक है। जैसे फिजिकल कैपिटल अगर हम देश के सेंस में बात करें, या यहीं की इन्होंने बात की यहीं की, तो फिजिकल कैपिटल आप समझ में आ गया, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। फिर भौतिक पूंजी, तो बेंच वेंच, कंप्यूटर, पंखे, एसी, ये सब फिजिकल कैपिटल हो गया। ह्यूमन कैपिटल में एक चीज देखो, अब ह्यूमन कैपिटल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 20 लोग मान लो काम कर रहे हैं, 20 लोग ह्यूमन है, लेकिन हम उन्हें ह्यूमन कैपिटल तब बोलेंगे व्हेन दे आर स्किल्ड इनफ। तो हम बोलेंगे कि ह्यूमन कैपिटल है हमारे यहाँ, ह्यूमन कैपिटल बिल्ड हो रहा है, इसका मतलब है जो हमारे नागरिक हैं, ठीक है, वो ज्यादा कौशलपूर्ण हो रहे हैं, ज्यादा कुशल हैं। जैसे मान लो अगर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लिटरेसी इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर हमारे पॉपुलेशन तो है, बट पॉपुलेशन हैज नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल, लेकिन वो पॉपुलेशन मानव पूंजी में परिवर्तित नहीं हुई। समझ पा रहे हो? तो मानव पूंजी का मतलब खाली मानव से संबंधित नहीं है, हम लोग मानव पूंजी नहीं है, हम लोग पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, यहाँ के एम्प्लॉइज हैं, लेकिन एम्प्लॉइज ह्यूमन कैपिटल में तब कन्वर्ट होंगे व्हेन दे आर स्किल्ड इनफ फॉर द वर्क दे आर अवॉर्डेड। तो जो काम उनको दिया गया है, अगर वो उस काम करने में कुशल हैं, दे आर एफिशिएंट, दे आर इफेक्टिव, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब सोशल कैपिटल का मतलब है, देखो सोशल कैपिटल कि सारे लोग बहुत स्किल्ड हैं, अब उनके आपस के रिलेशन कैसे हैं, रिलेशन कंस्ट्रक्टिव है, रिलेशन डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। अब बात समझ रहे हो? तो आपस के जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, जो अंतरवैयक्तिक संबंध हैं, अगर वो अंतरवैयक्तिक संबंध अच्छे हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में सोशल कैपिटल है। अगर इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, अंतरवैयक्तिक संबंध अच्छे नहीं हैं, तो ह्यूमन कैपिटल हो सकता है लेकिन सोशल कैपिटल नहीं है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है?
तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन हम करेंगे, इफ वी फॉलो फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर हम मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे, ठीक है, तो हमारा सोशल कोहेसिवनेस आएगी, सामाजिक समरसता आएगी, और सामाजिक समरसता आएगी तो हमारा सोशल कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? जो हमारी सामाजिक पूंजी, और आजकल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक पूंजी है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? सामाजिक पूंजी। इसी पे बात हो रही है आजकल। बहुत पहले बात होती थी 1960s में फिजिकल कैपिटल की, 90s में बात होती थी ह्यूमन कैपिटल की, और अब जो नया टर्म है दैट इज सोशल कैपिटल या सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी। तो लिखो कोहेशन, क्या लिखा? अधिकार एवं जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, ठीक है। अगला हमने लिखा नहीं, बैलेंस, ठीक है। अगला लिखो विल इंक्रीज सोशल कोहेशन, विल इंक्रीज सोशल कोहेशन, सामाजिक समरसता में वृद्धि, सामाजिक समरसता में वृद्धि। अरे होगी नहीं होगी? अगर सारे लोग फंडामेंटल ड्यूटी निभाएंगे तो अच्छा लगेगा भाई। सामाजिक समरसता में वृद्धि, और आगे डैश लगा के सामाजिक समरसता में वृद्धि, डैश लगा के विल इनहेंस सोशल कैपिटल, विल इनहेंस सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी को प्रोत्साहन, सामाजिक पूंजी को प्रोत्साहन। ठीक है, ये बात क्लियर है? सामाजिक पूंजी बढ़ेगी, डिसिप्लिन बढ़ेगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, नेशनल यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। और बताओ और क्या होगा इससे? अच्छे से सब सर इससे मतलब सर इससे एक तरह से मतलब इंसान को प्रमोट करती है कि आप अपना डेवलपमेंट करो, जो मतलब कल कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, मतलब Sir, it ensures that citizens are not mere spectators but also active participants in the सर realization अपने अंदर एक्सीलेंस ना है, एक्सीलेंस तो देखो दो चीजें हैं, ठीक है। जैसे जो इन्होंने शब्द कहा, उनका रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का मतलब क्या है? प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता, ठीक है। अब एक तो स्टेट है, राज्य है, राज्य डेवलपमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, राज्य डेवलपमेंट का काम कर रहा है। अब कुछ भी आप लिख सकते हो, जो इन्होंने कहा वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब राज्य डेवलपमेंट के प्रयास में क्या कर रहा है? राज्य आपको एजुकेशन दे रहा है, हेल्थ दे रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क दे रहा है, ढेर सारी चीजें राज्य आपको दे रहा है, ठीक है। एंड यू आर द बेनिफिशियरी, आप लाभार्थी हो। आप क्या हो? आप लाभार्थी हो, आप लाभार्थी हो, ठीक है। तो लाभार्थी का मतलब यू आर जस्ट रेसिपिएंट, ठीक है। सरकार ने स्कीम बनाई और आपको स्कीम का फायदा मिल रहा है, यू आर जस्ट द रेसिपिएंट, ठीक है। अब नया कंसेप्ट आ गया है कि रेसिपिएंट नहीं, ठीक है, आई मस्ट बी पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट। आजकल हम लोग बात करने लगे हैं कि रेसिपिएंट नहीं, मुझे होना चाहिए पार्टिसिपेंट, कि जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। जैसे पहले हम बात करते थे वुमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है, अब हम बात करते हैं वीमेन लेड डेवलपमेंट की, वीमेन लेड डेवलप। पहले हमने बात की कि भाई महिलाओं को एम्पावर करो, का एम्पावरमेंट कुछ नहीं। अब हमें ऐसा विकास चाहिए जिसमें महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हों, वीमेन लेड डेवलपमेंट। ये हम ये सब गवर्नेंस में पढ़ेंगे अच्छे से। जैसे और इसको थोड़ा समझते हैं, हमने बात की इसकी तो और समझते हैं। देखो इन जनरल समझने का प्रयास करो, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक बार दो तीन शब्द समझ लो। जैसे एक शब्द होता है पुलिस स्टेट, बताया होगा मैंने आपको, पुलिस स्टेट बताया होगा आपको, पुलिस स्टेट, ठीक है। पुलिस राज्य, एक पुलिस राज्य क्या है? कभी कभी लिखा मिलता है पुलिस स्टेट। पुलिस राज्य क्या है? हाँ? सर जो लॉ एंड ऑर्डर, एक मिनट यार, सबसे पूछ लें तो। हाँ, अनुशासन, तुम बता बेटा। सर जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, मतलब कन्फाइंड है, मतलब सिटीजन में सर।
ठीक है। और पुलिस स्टेट क्या है? ठीक है, देखो सुनो, पुलिस स्टेट का बेसिक मतलब है, पुलिस स्टेट का बेसिक मतलब है कि वेन, देखो राज्य के काम क्या क्या है। जैसे राज्य का जब उदय हुआ था, राज्य का उदय कैसे हुआ तो मुझे ये बताओ। स्टेट, जैसे अगर बहुत पहले तुम लोगों ने शुरू वाली क्लासेस की नहीं है, जैसे राज्य के उदय की बात करें, ये सब दोबारा पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को। स्टेट, स्टेट बना कैसे? देखो आज से करीबन 20,000 साल पहले, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 20,000 साल पहले की बात है। किसी भी ह्यूमन बीइंग की बेसिक नेसेसिटी क्या हो? वैसे पहले तो लोग कैसे रहते थे? पहले लोग भाई बंदर थे, ठीक है, बंदर से वो धीरे धीरे होमो सैपियंस में कन्वर्ट हुए। जैसे जैसे उनका माइंड डेवलप हुआ, जैसे जैसे माइंड डेवलप हुआ, ठीक है, पढ़ाएंगे एक दिन आपको जब सोसाइटी पढ़ाएंगे, सोसाइटी बनी कैसे। तो जैसे मस्तिष्क का विकास हुआ, ठीक है, होमो सैपियन जो नीदरलैंड थे वो किसमें कन्वर्ट हुए? होमो सैपियन में कन्वर्ट हुए। नीदरलैंड थे इससे पहले, ठीक है, जो जिसने पहली बार 2 कदमों पे चलना सीखा वो नीदरलैंड था। उसके बाद जब धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का विकास हुआ तो वो होमो सैपियन में कन्वर्ट हुआ। ठीक? अब होमो सैपियन में कन्वर्ट हुआ, लेकिन बेचारा अकेला रहता था, स्त्री भी थे, पुरुष भी थे, पशुवत जीवन व्यतीत करते थे। जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास हुआ, ठीक है, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की देखो 3 बेसिक नीड्स हैं, फूड, सेक्स एंड शेल्टर। फूड, सेक्स एंड शेल्टर बेसिक नीड्स हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की, फूड, सेक्स एंड शेल्टर, ठीक है। अब इसके लिए फूड, सेक्स एंड शेल्टर, इसके लिए इन्होंने एक सोशल इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम है फैमिली। जिसका नाम क्या है? फैमिली, ठीक है। तो एक व्यक्ति, अब वो फैमिली के अलग अलग रूप थे शुरू में, ठीक है, अलग अलग रूप थे। हो सकता है एक व्यक्ति 4 महिलाओं के साथ रहता हो, 5 महिलाएं एक व्यक्ति के साथ रहती हो, ठीक है, एक्सोगैमस सोसाइटी हो, ठीक है, इंडोगैमस सोसाइटी, वो अलग अलग तरीके की सोसाइटी में पढ़ेंगे सारी चीजें। लेकिन फैमिली का मतलब समझते हो? परिवार बना, परिवार बना, ठीक है। अब धीरे धीरे परिवार, जब परिवार बना तो कुछ परिवारों में सोशल इंटरेक्शन हुए होंगे, तो धीरे धीरे परिवार साथ साथ रहने लगे, ठीक है, और एक कबीला टाइप का बन गया होगा, कबीला टाइप का बन गया होगा, यही तो हुआ होगा, कबीले बनने लगे। अब उसमें स्टेट नाम की कोई एंटिटी तो थी नहीं, राज्य नाम की कोई संस्था तो थी नहीं, तो एक कबीला थोड़ी होगा, ढेर सारे कबीले होंगे, ऐसे ढेर सारे कबीले दूर 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 खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, बंदरों की तरह अपना उछल कूद रहे, थोड़े दिन यहाँ रहे, थोड़े दिन वहाँ रहे, थोड़े दिन वहाँ रहे, ऐसे रह रहे होंगे। अब उसमें सोसाइटी में, ठीक है, जो एक लॉ प्रेवलेंट था, मैंने बताया होगा आपको, लॉ ऑफ फिश, लॉ ऑफ फिश, सुनो, मत्स्य न्याय, क्या बोलते हैं? मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय क्या है? द बिगर फिश, बोलो नहीं, बिगर फिश स्वैलोज स्मॉलर फिश, लिखो नहीं, आगे पढ़ाएंगे सोसाइटी में, खाली सुनो। बिगर फिश स्वैलोज स्मॉलर फिश, कि बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है। तो यहां भी ऐसा ही था, यहां भी ऐसा ही था कि भाई जो कबीला ज्यादा ताकतवर होगा, अब मान लो इनका कोई प्रोड्यूस है, इन्होंने कुछ गेहूं उगाया, कुछ कोई जानवर को मार के लेके आए खाने के लिए, ये आएंगे यहाँ डंडे डंडे लेके आएंगे, उसमें पत्थर पत्थर चलते थे मीजोलिथिक में या पैलियोलिथिक में, पढ़ेंगे हम लोग, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक, उसका हड़प्पा पढ़ेंगे, धीरे धीरे सोसाइटी का विकास पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मजेदार चीजें सब बहुत, ठीक है। तो छीन लेंगे भाई, ठीक है। तो जंगल राज था, उसमें इसी को जंगल राज बोल देते हैं, इसी को लॉ ऑफ फिश बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी को बोल देते हैं माइट इज ऑलवेज राइट, जो शक्तिशाली है वो हमेशा क्या है? सही है। ऐसा है नहीं भाई? तो यही तो प्रोसेस रहा होगा। अब इसके बाद एक मेथोडोलॉजिकल स्टोरी है, ठीक है, इस थ्योरी को समझाने के लिए, कि ऐसा हुआ कि जब ये सब परेशान हो गए, जो दुर्बल कबीले रहे होंगे, तो एक व्यक्ति के पास गए। उस व्यक्ति का नाम था मनु। मनु, ठीक है। मनु पुत्र थे किंग विवासत के,
विवासत। और विवासत थे सन के पुत्र थे, जो सूर्य भगवान है हमारे। ही वॉज द सन ऑफ लॉर्ड सन, लॉर्ड सूर्य। ठीक है, इनके पास गए, इनसे कहा कि आप हमारी रक्षा करो, ये तो बड़ी समस्या है, परेशान कर रहे हैं हमको। तो उनका ठीक है, हम रक्षा तो करें, ठीक है, लेकिन क्यों करें, हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, तो जो ये परेशान होते हैं उनका ठीक है, आप हमारी रक्षा करो, और उसके बदले में हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं, वट एवर वी प्रोड्यूस, हम उसका 1/6 ठीक है आपको बलि के रूप में देंगे, बलि के रूप में देंगे। 1/6 आपको किसके रूप में देंगे, बलि के रूप में देंगे। ठीक है, तो उनका ठीक है भाई। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि हम आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, और जो भी आपका प्रोड्यूस होगा, जो भी आपका उत्पादन होगा, आप उसका 6वां हिस्सा हमें बलि के रूप में दोगे। ये बात क्लियर है। अब देखो यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक अनुबंध हो गया। सेम थ्योरी को बाद में जो वेस्टर्न थिंकर हैं, रूसो और हॉब्स, दोनों लोगों ने सेम थ्योरी दी है, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य का अनुबंध सिद्धांत। उन्होंने कहा है कि स्टेट और सिटीजन के बीच में एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे, इथिक्स में पढ़ेंगे हॉब्स को और रूसो को इथिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा जिसमें स्टेट सिटीजन्स कुछ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, कुछ अधिकार है तुम्हारे, जैसे यहां तुम्हारा कोई सामान छीन के नहीं ले जाएगा, तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, और इन ल्यू ऑफ दैट, उसके बदले में जो सिटीजन हैं, दे ओबलाइज सर्टेन ड्यूटीज, उनके कुछ कर्तव्य होते हैं। सिर्फ इतनी इनकी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। अच्छा, क्या हमारे यहां भी आपने भारत सरकार से कोई अनुबंध किया हुआ है? कौन सा अनुबंध है? कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संविधान एक अनुबंध ही तो है या नहीं है, जिसमें लिखा है कि सरकार की अथॉरिटी क्या हुई, सरकार क्या कर सकती है, आपके कर्तव्य क्या होंगे, सरकार क्या नहीं कर सकती, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। तो नागरिकों एवं सरकार के मध्य एक अनुबंध है। ठीक है, अच्छा, बलि क्या अभी भी हम देते हैं, टैक्स ही तो है। तो कई बार पूछा जाता है प्राचीन समय में बलि का मतलब क्या था, एक टैक्स था। बलि क्या था, एक टैक्स था बलि। तो वही टैक्स इन्होंने लेना शुरू किया। तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना, जब भी बना होगा, ठीक है, राज्य नाम की संस्था का उदय हो गया। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट पहली बार बना होगा, ये तो खैर कहानी है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा व्यवहारिकल सेंस में देखो, तो वेन एवर दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइंड, जब कभी भी अनुबंध बना होगा, ठीक है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट हैज बीन इमर्ज्ड, राज्य नाम की संस्था का उदय हो गया हो। अब जब इनको टैक्स मिलने लगा, तो धीरे धीरे इन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, लोग रखने शुरू कर दिए, कहा अकेले हम तो डंडा लेके जाएंगे नहीं निपटने। धीरे धीरे स्टेट का आकार बढ़ने लगा, काम करने के लिए लोग आने लगे, एक नया ऑर्गन आ गया, ब्यूरोक्रेसी। आगे नहीं आ गया। अब इस स्टेट के अलग अलग रूप हो सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग हो सकता है। मोनार्की थी शुरू में, ठीक है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, ऑटोक्रेसी हो सकती है, ओलिगार्की हो सकती है, नहीं होती, अरिस्टोक्रेसी हो सकती है, फाइनली डेमोक्रेसी हो सकती है, राजशाही हो सकती है, अरिस्टोक्रेसी कुलीन वर्गतंत्र जिसको हम बोलते हैं, ओलिगार्की हो सकती है, इसमें परिवार के लोग शासन करते हैं, हो सकती है, तानाशाही हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है। ये सब क्या है? ये सब पॉलिटिकल सिस्टम है जो स्टेट के अंदर क्रियान्वित हो रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक प्रणालियां हैं। चाहे मोनार्की की बात करो, मोनार्की में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकती है, अथॉरिटेरियन मोनार्की हो सकती है। जैसे ब्रिटेन में कैसी मोनार्की है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है नहीं भाई। आप सऊदी अरब चले जाओ, वहां भी मोनार्की है। वहां मोनार्की कैसी है? एब्सोल्यूट मोनार्की है, जो राजा है वही राजा, वहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कोई भाई, जो राजा कह रहा है वही सही है या नहीं है सब है, ठीक है। तो इस तरीके से बना स्टेट ऐसे हुआ, राज्य का उदय ऐसे हुआ। अब यहां देखो, अब पुलिस स्टेट क्या है?
तो जब हम स्टेट की बात करते हैं, समझो स्टेट, तो स्टेट के बेसिकली शुरू में सिर्फ 2 काम थे। जब ये अनुबंध हुआ उसमें सिर्फ 2 काम थे स्टेट के, ठीक है। एक काम था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, भाई लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना है, ठीक है। एंड दूसरा था टू प्रोवाइड जस्टिस, कि चलो हम नहीं देख पाए, कोई तुम्हारी भैंस चुरा ले गया, तो हम तुम्हें न्याय कैसे देंगे, टू प्रोवाइड जस्टिस। तो अगर राज्य सिर्फ यही 2 काम करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है और न्याय देता है, न्याय भी जरूरी है, ठीक है, तो ऐसे स्टेट को हम कहते हैं पुलिस स्टेट। कैसा स्टेट हो गया? पुलिस स्टेट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जो ब्रिटिश एरा था हमारे यहां, इट वॉज एन एरा पुलिस स्टेट, पुलिस स्टेट। क्लियर है? जो ब्रिटिश राज था वो कैसा राज था? जो अभी भी लोग कहते हैं कि ब्रिटेन के जब ब्रिटिश थे तो कानून व्यवस्था बढ़िया थी, इतना करप्शन नहीं था, न्याय व्यवस्था बढ़िया थी, कोर्ट्स बढ़िया थे, जल्दी निर्णय होता था। आज हमारे यहाँ 20-20 साल मुकदमा चलता है, भ्रष्टाचार है या नहीं है? तो दैट वाज द पुलिस स्टेट। तो पुलिस स्टेट भी अपने आप में कोई निगेटिव टर्म नहीं है, पुलिस स्टेट भी अपने आप में कोई निगेटिव टर्म नहीं है। पुलिस स्टेट मतलब मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना और लोगों को न्याय प्रदान करना। अब धीरे धीरे स्टेट का जो स्वरूप था वो चेंज हुआ, पुलिस स्टेट आया वेलफेयर स्टेट। तो जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, ये बेसिकली वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आता है 1950s में। 1950 से पहले लगभग हर जगह पुलिस, जो अच्छे मोनार्की थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय मैक्सिमम ज्यादा यूरोप में मोनार्की थी, ठीक है, डिक्टेटरशिप थी नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद चीजें सही होती हैं जब मैक्सिमम देशों में डेमोक्रेसी आती है। अब जब डेमोक्रेसी आ गई, लोगों को लग रहा है मैं अपना शासक चुन रहा हूं, तो अब हमें कानून व्यवस्था तो चाहिए, हमें कुछ और भी चाहिए, हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए, हमें सैनिटेशन भी चाहिए, हमें पार्क भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए, ठीक है। तो अब जो पुलिस स्टेट था वो लोक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हो जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य में, लोक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हो जाता है। समझो आप, अब इसमें तीसरा काम ऐड हो गया, वो क्या हो गया? टू प्रोवाइड वेलफेयर एक्टिविटीज। अब हम वेलफेयर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? वेलफेयर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? वेलफेयर। अब दूसरी चीज समझो, वो चीज क्या है कि जब तक हम पुलिस स्टेट, जब तक पुलिस स्टेट था, हम एक्चुअली सिटीजन्स थे, हम नागरिक थे, ठीक है, हमारे अधिकार थे अधिकार, ठीक है, न्याय तो मिल रहा है ना भाई, तो हमारे अधिकार थे, वी वर सिटीजन्स। जब ये वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो उसमें हम बन गए रेसिपिएंट या बेनिफिशियरी, लाभार्थी बन गए या प्राप्तकर्ता बन गए। अब हम कौन बन गए? लाभार्थी बन गए। अब हम कौन बन गए? लाभार्थी। तो वेलफेयर स्टेट अभी हमारे यहां इसी स्टेज पे हम लोग हैं। अभी हमारा, हम बात भी करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना है। सरकार आपको शिक्षा दे रही, सरकार आपको रोटी दे रही, सरकार आपको 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रही है। सरकार दे रही नहीं दे रही है? दे रही नहीं दे रही भाई? दे रही है। बहुत चीजें फ्री में ले रहे हो सरकार से, टैक्स तो दे नहीं रहे हो। अभी सड़कों पे तो चल रहे हो, बिजली का प्रयोग तो कर रहे हो, जो स्ट्रीट लाइट है, घर की बिजली का तो बिल दे रहे हो, स्ट्रीट लाइट का प्रयोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। पब्लिक पार्क में जा रहे हो, सब्सिडाइज रेट पे सरकार घर में सिलेंडर भेज रही है, बहुत काम कर रही है सरकार। तो तुम्हें लग नहीं रहा सरकार कर रही, सरकार बहुत काम कर रही है, ठीक। अब हम तो अभी इसी स्टेज में हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्री थोड़ा आगे बढ़ गई। इसके थ्योरी आती है, हम लोग पढ़ेंगे जब गवर्नेंस पढ़ेंगे, पब्लिक चॉइस थ्योरी, पीसीटी। अब इसमें थ्योरी की जरूरत नहीं। अब देखो, मैंने कहा कि यार तुम हमें पानी दे रहे हो, बिजली दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, भाई हमें बकवास नहीं चाहिए, हम जो चाहते हैं हमें वो चाहिए। समझो आप, ठीक है। अब राज्य की भूमिका फिर कन्वर्ट होती है।
राज्य की भूमिका कन्वर्ट होती है अब, और राज्य पुलिस स्टेट वेलफेयर स्टेट से राज्य अब परिवर्तित होता है, राज्य की भूमिका फिर परिवर्तित होती है। अभी देखो नाम बता रहे हैं, और हमारी भूमिका भी कन्वर्ट हो जाती है। समझो, हमारी भूमिका कन्वर्ट होती है कस्टमर में, रेसिपिएंट से हम बन जाते हैं कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? ग्राहक। ग्राहक, इसका मतलब मैं आऊंगा और मैं बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। अब दुकान सजी हुई है, राज्य पास सारी सर्विसेज हैं, स्टेट के पास सारी सर्विसेज है नहीं है। मैं क्या भाई, मैंने कहा साबुन दे दो मुझे, नहीं मुझे हैंड वॉश की जरूरत नहीं है, मुझे हेल्थ सर्विस नहीं चाहिए। नाउ आई विल डिसाइड बाय माई ओन बिकॉज आई नो माई बेस्ट। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? ठीक। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है समझना, 2-3 शब्द और, थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करो, आपने टॉपिक छेड़ा है तो। यहां पर स्टेट था रेगुलेटर, रेगुलेटर नियामक था। यहां पर स्टेट कौन था? रेगुलेटर था, नियामक था, जहां स्टेट आपको रेगुलेट कर रहा था। भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, इधर नहीं जाओगे, इधर नहीं जाओगे, इधर नहीं जाओगे, जस्ट रेगुलेटर, तो नियामक था राज्य। यहां पर वेलफेयर स्टेट बन गया। कैसा स्टेट बन गया? वेलफेयर स्टेट बन गया, वेलफेयर स्टेट बन गया। यहां तक आते आते स्टेट बन गया फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर समझना, तो जब आप रेगुलेटर थे, जब स्टेट रेगुलेटर थे, आप सिटीजन थे। जब स्टेट वेलफेयर स्टेट बन गया, आप कौन बन गए? रेसिपिएंट, बेनिफिशियरी बन गए, बेनिफिशियरी बन गए। जब स्टेट फैसिलिटेटर बना, अब स्टेट आपको फैसिलिटेट कर रहा है, स्टेट आपको फैसिलिटेट कर रहा है, प्रोत्साहक। राज्य क्या बन गया? प्रोत्साहक। आप इस समय हो कस्टमर, ग्राहक। लेकिन समस्या क्या है? मैं दुकान में गया, ठीक है, और मैंने कहा मुझे साबुन चाहिए, साबुन है नहीं। अब तो मुझे दुकान, देखो एक डिफरेंस होता है, शायद आपने सुना हो, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड क्लाइंट। है कस्टमर और क्लाइंट। हाँ, क्लाइंट से मीटिंग की जाती है और कस्टमर से थपड़ियाया जाता है। ए, कितने गधे हो यार। कस्टमर जितनी चीजें प्रेजेंट होती है उसी में डिसाइड करता है, क्लाइंट के लिए चीजें मॉडिफाई होती है। जैसे आप बिग बाजार गए, आप कस्टमर हो, अब डॉक्टर के पास गए, आप क्लाइंट हो। क्यों? क्योंकि वहां आपकी आवश्यकता के अनुसार वो आपको सर्विस देगा। अब सीए के पास गए, वो आप उसके क्लाइंट हो। अब वकील के पास गए, आप उसके क्लाइंट हो। जो लॉयर है वो आपके केस के अनुसार आपको सर्विस देगा। आप बात समझ रहे हो? ठीक है, तो जब स्टेट फैसिलिटेटर है तो आप कस्टमर हो। हमने कहा नहीं, मैं कस्टमर नहीं, हमें बनना है क्लाइंट। स्टेट ने कहा ठीक है, स्टेट बन गया इनेबलर। नया शब्द आजकल तैर रहा है, इनेबलर, शक्ति प्रदाता, शक्ति प्रदाता। ठीक है, तो अब देखो, जब स्टेट रेगुलेटर था आप सिटीजन थे, जब स्टेट वेलफेयर स्टेट हुआ आप रेसिपिएंट हुए, जब स्टेट फैसिलिटेटर हुआ आप कस्टमर हुए, और जब स्टेट इनेबलर हुआ तो आप क्या हो गए? अब क्लाइंट। नाउ यू आर क्लाइंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मतलब मैक्सिमम है इस समय। तो डेवलप्ड वर्ल्ड हैं वहां सिटीजन्स को क्लाइंट की तरह ट्रीट किया जाता है। कस्टमाइज्ड अप्रोच जिसको बोलते हैं, टेलर मेड अप्रोच। आपको क्या चाहिए, सरकार ऐसी योजना बनाएगी आपके लिए। एक जनरल योजना नहीं बना देगी कि भाई ठीक है उज्ज्वला योजना, नहीं। इंडिविजुअल सेंट्रिक स्कीम, इंडिविजुअल सेंट्रिक प्रोग्राम्स। ठीक है, तो रेसिपिएंट से अब क्या बन गया? आप क्लाइंट बन गए। ये हम लोग पढ़ेंगे गवर्नेंस के शुरुआती 1-2 क्लासेस में, अगर समझ आ रही। तो आपने वही कहा कि अब हम रेसिपिएंट नहीं है, और जब क्लाइंट बनते हो तो आप पार्टिसिपेट करते हो कि अच्छा इस केस में क्या है सर, ऐसा, इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए। तो क्लाइंट बनते हो तो यू आर नॉट जस्ट द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। यू आर द स्टेक होल्डर ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। आप उस विकास की प्रक्रिया के स्टेक होल्डर होते हो, हितधारक होते हो। तो इस तरीके से जो गवर्नेंस का कंसेप्ट है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, हम बात कर रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज की, मौलिक कर्तव्यों की। अगर आप मौलिक कर्तव्य निभाओगे
तो इन्होंने कहा था कि आप सिर्फ एक शब्द भी होता है, यू आर नॉट ए पैसिव रेसिपिएंट, यू विल बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। आप एक पैसिव रेसिपिएंट नहीं रहोगे। पैसिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, प्राप्त करता नहीं रहोगे, मरे हुए बैठे हैं, सरकार ने पैसा दे दिया आ गया, नहीं। आई विल एक्टिव पार्टिसिपेंट, मैं सक्रिय भागीदार के रूप में काम करूंगा। ठीक है, तो लिख लो, वैसे लाइन अच्छी है। तो एक्टिव पार्टिसिपेंट इंस्टेड ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेंट इंस्टेड ऑफ पैसिव रेसिपिएंट, ये बहुत तगड़े शब्द होगा जब लिखोगे तो। एक्टिव पार्टिसिपेंट इंस्टेड ऑफ पैसिव रेसिपिएंट, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के स्थान पर, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के स्थान पर सक्रिय भागीदार, सक्रिय भागीदार। ये बात क्लियर है? अब आगे जबरदस्ती दो चार और लिखो। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना। ठीक है, अपहोल्डिंग द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, न्यायिक, अपहोल्डिंग द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, न्यायिक मूल्यों का सम्मान। प्रोनाउंसमेंट इनकरेजेस सोशल अवेयरनेस, इनकरेजेस सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि। क्लियर है? तो वही बात हो गई, एंटी नेशनल है, तभी तो आप अंदर नेशनलिज्म आ रहा है। एंटी सोशल एक्टिविटी, भाई अगर कोई लिख रहा है वहां पर सोनम गुप्ता बेवफा है ताजमहल पे, तो आप उसे तुरंत छुटा दोगे? मत लिखो यहाँ यार। करोगे नहीं करोगे ऐसा? ठीक है बेटा, फंडामेंटल ड्यूटी तो प्रोटेक्ट करना है नेशनल मॉन्यूमेंट को। हमें नहीं कुछ गलत कर रहा, प्रोटेक्ट करने की बात तो बात है। यही चीज तो गलत है, आप ड्यूटी निभा ही नहीं रहे हो। लिखेगा तो हम उसको समझ से ये राइट करना थोड़ा सा। इफ यू आर ऑब्जर्विंग ए ऑफेंस, हम पुलिस को यू कह सकते हैं, वहां पे जो अथॉरिटी उसको जाकर हाँ तो उसको आगे कहो। इफ ये नहीं कह सकते कि हम उसका पीटा छीन लें, जब तक पुलिस नहीं आ रही तब तक प्रोटेक्ट करना है। उसका पेंट इफ यू आर ऑब्जर्विंग एन ऑफेंस हम अथॉरिटी से बता देंगे सर। and not doing anything, it means you are participate। छीनो क्यों लिख रहे हो भाई ताजमहल के ऊपर? हम लॉ एनफोर्समेंट लिखो जुडिशियल, अगला लिखो, नेक्स्ट डालो, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। कल कुछ लिखे थे, एक दो और लिख लो भाई। फंडामेंटल ड्यूटीज, विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में न्यायिक निर्णय या जो भी एक एक मूल कर्तव्य देख लेते हैं, उसके लिए हमने क्या एक वो बनाया हुआ है। तो पहला क्या है? पहला था नेशनल एंथम वगैरह, ठीक है। हाँ, तो इसमें एक वो है केस, कौन सा है? वो तो है ही, एक श्याम नारायण चौकसी केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। श्याम नारायण चौकसी केस सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए मैं लिखा रहा हूं, सुन लो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि व्हेनेवर नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड यू शुड स्टैंड अप। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद एक केस में जज साहब पगला गए, उनका सिनेमा घरों में जब भी अब मूवी चलेगी पहले नेशनल एंथम बजाई जाएगी। और गलत था तो बाद में समाप्त कर दिया गया। भाई जबरदस्ती थोड़ी करो। हाँ चलो ठीक है, कोई ऐसा उत्सव हो या कोई ऐसा समारोह जहाँ नेशनल एंथम जरूरी है, अब आदमी वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा है, तुम वहाँ नेशनल एंथम बजा दिए हो,
अब इतनी मुश्किल से आदमी सेट हो पा रहा, हाथ हाथ इधर उधर कोहनी वोनी लड़ा के, अब वो फिर जो है तुमने उठा दिया। वो तो वैसे अपना चेहरा छुपा के बैठे हुए हैं, अगर उनको देख ना लेते। जज भी थोड़ा पगला टाइप था, ठीक है, गलत है या नहीं यार? बड़ी मुश्किल तो सीट मिली, ठीक है, सीट मिलने के बाद वो सेट किया कैसे बैठने की, कोहनी टच होती रहे। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद नेशनल एंथम बजने लगी, अब तुम खड़े हो गए, फिर बैठने में 15 मिनट एडजस्ट होने में लगे नहीं लगेंगे? क्यों धीरज? तो गलत है भाई, निर्णय सुप्रीम कोर्ट का गलत था। सिर्फ देशभक्त के लिए इतना कर सकते हैं। भाई आप कर सकते हैं, बहुत से लोग नहीं कर सकते हैं। सब मिली कोई गर्लफ्रेंड नहीं ना रहता। लिखो पहला लिखो, तो पहला इसमें लिखो, तो जो फंडामेंटल ड्यूटी 1 है उस पे लिख रहे हैं, तो फिर ऐसे लिख लो, ड्यूटी पूरी मतलब 51AA, 51AA। तो इसमें लिखो, इन श्याम नारायण चौकसी, श्याम नारायण चौकसी, CHOUKSE चौकसी, श्याम नारायण SHYM श्याम, NARAN नारायण चौकसी, CHOUKSEY चौकसी वर्सेस CHOUKSEY, अब तुम सही लिख रहे हो, CHOUKSEY वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट नारायण चौकसी बंद, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय इशूड गाइडलाइंस टू स्टैंड अप, इशूड गाइडलाइंस टू स्टैंड अप when national anthem is being played, issued guidelines to stand up when
नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड। कब आया था ये? चेक कर लो एक बार, मुझे ईयर याद नहीं है। श्याम नारायण चौकसी केस में कहा था ना, कब आया था? 2016 में आया था, 2016। तो पहला तो ये हो गया श्याम नारायण चौकसी केस। लिखो बेटा, श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ मामला 2016 में उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए कि जब राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गान, गान, राष्ट्रीय गान, ठीक है, क्या बोले इज बीइंग प्लेड का मतलब? राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान इज बीइंग प्लेड मतलब क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? का वादन, के वादन के समय व्यक्ति को खड़े हो जाना चाहिए, यही तो होगा स्टैंड अप। दूसरा, अब जो वन है उसी के लिए कल एक एक्ट लिखा था, प्रिवेंशन ऑफ, लिखा, तो वो भी वन से संबंधित ही है। अब राष्ट्रगान का अपमान करते हो, राष्ट्रध्वज का अपमान करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते हो, किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूशन का अपमान करते हो, तो सेकेंड इसमें को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। नहीं, इसकी कल हिंदी बताई तो थी, प्रिवेंशन ऑफ, कल बताई थी इसकी हिंदी, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो यह बेटा याद कर लो तुरंत, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम। ठीक है, जो दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है इसको प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अब दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? अरिजीत, दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? बापूजी, तो बापूजी में क्या था? फ्रीडम स्ट्रगल को चेरिश करना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, याद करो, जो भी हमारे जैसे इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, ठीक है, इस दिन हम 2 अक्टूबर है, ठीक है, इस दिन हम नेशनल प्रोग्राम्स, इनको मतलब हम, दे आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स, ये क्या है? राष्ट्रीय त्योहार हैं, नेशनल फेस्टिवल्स की तरह हम इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, इनके लिए हम जो भी स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ, याद करो बचपन में नाटक खेलते थे, भगत सिंह बनती थी, तुम बनते थे भगत सिंह, बने हो कभी? भगत सिंह को फॉलो करते हैं। तो स्कूल में कभी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी नहीं की? है सर, लेकिन भगत सिंह, मुझे शेर भालू वाला बनते तुम, या बच बन के खड़े हो जाते थे? तो भगत सिंह की बातों को फॉलो करते हैं, उनकी बात। बनते क्या थे ये बताओ? उसमें शेर भालू भी तो बनते थे, पेड़ भी बनते थे, 2-3 चिड़िया भी बनते थे, उड़ते उड़ते आते थे, जो उड़ते उड़ते आते थे चले जाते थे। चलो लिखो, तो लिखो 15 अगस्त, 26 जनवरी एटसेट्रा आर सेलिब्रेट। तो अब सेकेंड में लिखना है 51AB, 51AB, ठीक है। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी एटसेट्रा आर सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेस्टिवल्स। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि को राष्ट्रीय त्योहारों की तरह मनाना। डैश करके या ऑब्लिक करके लिख लो, स्कूल ऑर्गेनाइज वेरियस कल्चरल इवेंट्स। देखो 15 अगस्त, 26 जनवरी आर सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेस्टिवल्स, ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, ठीक है। ऑब्लिक करके स्कूल्स ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट्स, तो स्कूलों द्वारा, ठीक है, ये जो भी सरकारी ऑफिस हैं वहाँ होते हैं, हर जगह होते हैं, डेकोरेट किया जाता है सब, ठीक है, यही कर रहे हैं हम लोग, तो एक नेशनल हमारी ड्यूटी को पालन कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है? 51AC क्या है?
ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो सरकार ने जटिल कानून बनाए हैं, यूएपीए, ठीक है। तो 51AC, अब जल्दी देखो 51AC, 51AC, तो यूएपीए, यूएपीए, various sections of BNS on hate speech. ठीक है। दूसरा लिख लो आप, वेरियस सेक्शंस ऑफ बीएनएस ऑन हेट स्पीच, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, वेरियस सेक्शंस ऑफ बीएनएस फॉर हेट स्पीच। तो घृणा वाक्य के लिए भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधान, ऐसा है ना, तो इससे हम सॉवरेनिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, to defend the country and render national service and order. इसके लिए हमारे यहाँ एक तो एनसीसी है, एनसीसी के लिए हम लोगों को तैयार करके रखते हैं। तो 51AD एग्जाम पे लिख लो, एक एक दो दो बस। 51AD एनसीसी हो गया, ठीक है। स्काउट गाइड्स लिख लो, वो भी कह सकते हो आप, स्काउट गाइड्स, ठीक है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कॉप्स, कॉप्स है, स्काउट्स एंड गाइड्स, इसे स्कूल एनसीसी जैसा बच्चों के लिए है। स्काउट्स एंड गाइड्स कौन है, लड़कियां हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स, हाँ नहीं, लेकिन सर गवर्नमेंट ने कह दिया कि आरएसएस की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो आरएसएस की बैठक में जा सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो ठीक है, बैठक में जाना तो अलग चीज है, जाओ। पहले आरएसएस को एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था महात्मा गांधी की हत्या के बाद, फिर बैन हटाया गया। तो ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तब तक तो जा ही सकते हो। तो आरएसएस रजिस्टर्ड तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है ना। आरएसएस कोई इलेक्शन लड़ता है क्या, आरएसएस उसका कोई इलेक्शन सिंबल है? तो आरएसएस तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सामाजिक संगठन है, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। अब कांग्रेस के राज में डर लगता था, जैसे मतलब कांग्रेस सरकार है, आपको डीएम चला गया आरएसएस के उसमें, तो डीएम को बख्शेगी सरकार, कि लिंक तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है आप जाओ, डरो मत। पहले भी उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन अब बात वही है कि जाएंगे तो सरकार गुस्सा हो सकती है। समझदार सरकार होगी तो गुस्सा नहीं होगी, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल संगठन थोड़ी है, सोशल संगठन है। ई लिखो, ई ई अब इसमें एक कंपेन हम नहीं चला रहे हैं, बात नहीं करो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसमें जो हम लोग क्या करते हैं कि इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक एक ई के एक भारत श्रेष्ठ भारत, डैश लगा लीजिए। इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंज, इंटर स्टेट इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। सेकेंड इसी में लिख लो, सुप्रीम कोर्ट बैन, सुप्रीम कोर्ट बैन ऑन कास्ट बेस्ड रैलीज, सुप्रीम कोर्ट बैन ऑन कास्ट बेस्ड रैलीज। कास्ट बेस्ड नहीं निकाल सकते अब रैलीज की भाई, हाँ तो बैन है। अब वो कास्ट आस्ट की बात नहीं करें, निकाल लें वो बात अलग है, लेकिन है तो लिखो, इसमें केस लिख लो आप, सुभाष देसाई वर्सेस, केस लिखो, किस केस में कहा, सुभाष देसाई वर्सेस, बोले एक मिनट। तो एक तो हो गया एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। अंतरराज्यीय सांस्कृतिक प्रोत्साहन कार्यक्रम,
एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक प्रोत्साहन कार्यक्रम। दूसरा, जाति आधारित रैलियों पर उच्चतम न्यायालय की रोक। ब्रैकेट में केस है सुभाष देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य। सिक्स ABCDEF, एफ का मतलब फोर्ट्स, एफ में लिखो, ठीक है। तो हमें एक तो हमारे यहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI है, बात नहीं करो, ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो भी हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके प्रिजर्वेशन का काम करता है ASI। तो लिख लो इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, डैश लगा के प्रिजर्व द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, प्रिजर्व द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। तो प्राचीन स्मारकों का संरक्षण, प्राचीन स्मारकों का संरक्षण, ठीक है। अगला FG, जी का मतलब ग्रीन, तो जी लिखो भाई। अब जी में तो एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, स्वच्छ भारत अभियान हम चला रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान। सुप्रीम कोर्ट बैन ऑन डीजल व्हीकल्स इन दिल्ली टू कर्ब पोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट बैन ऑन डीजल व्हीकल्स इन दिल्ली टू कर्ब पोल्यूशन। ये वही केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ब्रैकेट में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए, दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा डीजल वाहनों पर रोक, ब्रैकेट में MC मेहता बनाम भारत राज्य। आठवां, उसके बाद क्या है जी, जी H साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। तो H लिखो भाई, H। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकसेज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकसेज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, नई शिक्षा नीति जो तार्किक विचार शक्ति पर जोर देती है, तार्किक विचार शक्ति पर जोर देती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में एंटी सुपरस्टिशियन लॉज हैं, अंधविश्वास विरोधी अधिनियम, जैसे आंध्र प्रदेश में है। नई शिक्षा नीति जो तार्किक विचार पर जोर देती है। सेकेंड, एंटी सुपरस्टिशियस लॉज इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य आदि में, आंध्र प्रदेश राज्य आदि में अंधविश्वास विरोधी अधिनियम। महाराष्ट्र में भी है, इसका बहुत बवाल भी हुआ था। अब होता क्या था, अंधविश्वास के नाम पे कुछ महिलाओं को बोल देते थे चुड़ैल है, चुड़ैल है, चुड़ैल है, और मार देते थे, ठीक है। तो भाई महिला चुड़ैल कैसे हो सकती है? मतलब कोई बीमारी के कारण हो सकता है, कोई ऐसी गतिविधियां हो जाएं, वो तो पुरुष भी हो सकता है चुड़ैला, ठीक है। हुआ होगा वहाँ भी, तो खासकर महिलाओं के साथ, ठीक है, कि भाई कभी कभी ऐसी बेवकूफ़ियाँ गांव वगैरह में नहीं हो जाती, इनके बाद देवी आ गई हैं, वो मनोरोग होता था वो। हाँ जो भी हो, ऑब्वियसली कोई ना कोई बीमारी, देवी देवता थोड़ी आते हैं यार, लेकिन इस आधार पे महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है,
तो वही एंटी सुपरस्टिशियस लॉज हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप दंड के भागी बनोगे। ठीक है, अगला क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से Safeguard बचाव। public property and observe violence. एब्जॉर्ब वायलेंस, तो इसमें लिख लो आप, इसमें जब ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, मतलब एक जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोटेस्ट इज योर राइट बट वाइल मेंटेनिंग योर राइट, ठीक है, यू शुड कंसिडर द ड्यूटी नॉट टू डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी। तो प्रोटेस्ट में ये नहीं कि आप जो है पुलिस के वाहन तोड़ दो, आग लगा दो कारों में, उसमें आग लगा दो, ये गलत है। ठीक है, दूसरा तो लिखो इसमें, ड्यूरिंग फार्मर्स प्रोटेस्ट 2021, तो किसान आंदोलन ब्रैकेट में 2021 के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट फार्मर प्रोटेस्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट, उच्चतम न्यायालय ने कहा that there is a right to protest but it should not violate the duty to safeguard the public property, but it should not violate the duty to safeguard the public property, safeguard the public property। कि विरोध का अधिकार द्वारा, विरोध के अधिकार द्वारा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। विरोध के अधिकार द्वारा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक एक्ट है, याद करो, अभी यूपी में भी कुछ दिन पहले हुआ, याद करो कि दंगा हुआ, तो दंगे में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, तो पुलिस पर्सनल ने क्या हुआ कि वीडियो फुटेज से पता कर लिया कौन कौन दंगा कर रहा है, तो जितना नुकसान हुआ उतने पैसे की रिकवरी उन लोगों को घर पे भेज दी। हुआ तो नहीं हुआ तो कुछ दिन पहले, हाँ ठीक है, और जब वो नहीं दे रहे थे पैसा तो रोड फोटो लगा दी बड़े बड़े यहीं यूपी में कि ये दंगाई हैं, देख लो इनका चेहरा, यही है दंगाई। नीचे लिखा हो तो 10 लाख तुम दो, 20 लाख तुम दो, 30 लाख तुम दो। ठीक है, तो बाकायदा ऐसा एक्ट है कि अगर आप दंगा करते हो या किसी भी कारण बस अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हो, ठीक है, तो आपसे उसके नुकसान की भरपाई की जा सकती है। ठीक है, तो लिखो इसमें एक्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट, लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम, लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम, डैश लगा के ए पर्सन लिख लिया, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन एक्ट, ए पर्सन मे बी हेल्ड लायबल फॉर डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ए पर्सन मे बी हेल्ड लायबल फॉर डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी भी व्यक्ति को लोक संपत्ति के नुकसान के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। सर पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या मतलब जो गवर्नमेंट ओन है वही आती है कि सर मतलब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आ सकती है जिसमें सारी पब्लिक जा सकती है? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो वैसे ही करेगा तुम्हारे ऊपर, अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी जला दोगे। सर अभी सर जब कुणाल कामरा ने सर शो नहीं किया था सर, तो मतलब जो शिवसेना वाले थे उन्होंने मतलब होटल जो उसका रूम में सब तोड़ दिया था, मतलब बहुत यार मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, अगर मेरा घर है कोई भी आके तोड़ देगा तो मैं तो मुकदमा करूंगा ही करूंगा, तो वो तो एक्ट ही है, ऐसे तो कोई मेरा घर तोड़ देगा। तो कुणाल कामरा जी जो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा करें, उन्हें डैमेज मिलेगा, सिविल सूट फाइल होगा। अब वो किसी घर तोड़ना आपराधिक गतिविधि है, वो जेल भी जाएंगे। सर वो होटल था जहाँ पर अरे तो होटल भी तो किसी का है, सर वो बात सही है तो फिर लेकिन सर उसमें बोल दिया गया था कि ये गलत जगह पे बना हुआ है, नगर निगम के लिए।
अरे वो फिर वही बात, अब सरकारी बोल दे तुमने गलत बनाया हुआ था तो फिर तुम गलत बनाया हुआ तो थोड़ी उसका डैमेज ले लोगे। अगर मान लो तुमने कहीं होटल गलत बनाया हुआ है, इलीगल लैंड पे बनाया हुआ है, ठीक है, तब तो डैमेज, तब किस चीज का डैमेज मांगोगे, किस चीज का पेपर कहां से दिखाओगे कोर्ट में डैमेज मांगने के लिए। कंगना राणौत का घर तोड़ दिया भाजपा की सरकार ने, याद है उस समय जिसने तोड़ दिया। अब कंगना राणौत जाती कोर्ट, क्यों नहीं गई, कि उन्होंने आगे बढ़ा के बनाया हुआ था। सरकार को तो मौका चाहिए, उसमें क्या कर लोगे आप। अगर आप खुद ही लीगल काम कर रहे हो तो उसके एक्रेडिटेशन के लिए थोड़ी आप कोर्ट चले जाओगे। पहले खुद सही हो तब तो कोर्ट में जाके चिल्ला पाओगे कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया। खुद ही गलत हो, 3 मंजिल का होटल बनना चाहिए, तुमने 8 मंजिल बना रखा है, तो पूरा तोड़ देंगे। अब तोड़ दिया किसी ने, मान लो मैंने ही तोड़ दिया, अब तुम जाओ कोर्ट, सर मेरा होटल था, कहाँ होटल था, कितना ऊंचा था, फलाना था, ढिमाका था, 8 मंजिल बना रखा, पहले दिन पे इनसे फाइन लो। और वो से लाके कि एमसीडी इंचार्ज और फलाना उनको लायबिल ठहराओ, बनने कैसे दिया। जाएगा नहीं आदमी भाई। जो आदमी चोरी करता है वो डरता है, ईमानदार आदमी नहीं डरता है। चोरी करेगा डरेगा नहीं डरेगा, बिल्कुल डरेगा। कोई बच्चा हो गया, 2 बच्चे हैं। जीनियस लिखो भाई, जीनियस। अटल टिंकरिंग लैब सुने तुमने, अटल टिंकरिंग लैब। तो जो स्कूल्स में आकर छोटी छोटी अटल टिंकरिंग लैब बनाई जा रही हैं ताकि बच्चे वहां सीखें। भाई बात नहीं करो, लिखो राजा बेटा, अटल टिंकरिंग लैब। और स्टार्टअप इनोवेशंस, सरकार स्टार्टअप नवाचार को प्रमोट कर रही है। अटल टिंकरिंग स्टार्टअप इनोवेशंस, स्टार्टअप नवाचार को सरकार प्रमोट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा सर जो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, वो भी तो मतलब एक तरह से प्रमोट ही करता है सर, मतलब ठीक है। नेशनल अवार्ड्स, राष्ट्रीय पुरस्कार, हाँ स्किल इंडिया में भी चलो ठीक है, स्किल तो दे ही रही, प्रमोट एक्सीलेंस तो है ही। नेशनल अवार्ड्स, राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी तो कह रहे हैं कि आप बढ़िया काम करो तो आपको नेशनल अवार्ड्स मिलेंगे, नेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। और बेटा, और सर जब कोई ओलंपिक में जीत गया था सरकार उसको पैसा देती है, मतलब मेडल। ठीक है भाई। तो स्पेशल रिवार्ड्स टू ओलंपिक मेडल विनर्स, स्पेशल अवार्ड टू ओलंपिक मेडल विनर्स। तो ओलंपिक मेडल विनर्स को स्पेशल पुरस्कार, ठीक है, यही सब सरकार कर रही है। और कोई बच्चा के लिखो भाई। तो के इसमें हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट है ही, मिड डे मील स्कीम, सरकार चाहती है बच्चे स्कूल आए। राइट टू एजुकेशन एक्ट, मिड डे मील स्कीम। स्कॉलरशिप्स, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट डालो, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों की आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म तो यही है कि दे आर नॉन जस्टिसिएबल। खाली लिख दिए, कोई माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहला नॉन जस्टिसिएबल, दूसरा सेकेंड, ठीक है। देखो, फ्यू फंडामेंटल ड्यूटीज आर वेरी वेग इन नेचर। जैसे सरकार कह रही है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या है, कैसे डेवलप करें। सरकार कह रही है कि या जो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कह रही है, वो एक्सीलेंस विकसित करो। कोई कैसे विकसित करे एक्सीलेंस, ड्यूटी है, मैं सोच रहा हूँ एक्सीलेंस विकसित करनी है। अच्छा, एक्सीलेंस ठीक है। तो मतलब कि लैंग्वेज बहुत क्रिप्सी नहीं है। क्रिप्सी समझते हो ना आप,
क्रिप्सी, क्रिप्सी में साउंड क्या बोलते हैं, शॉर्ट एंड साउंड। तो लैंग्वेज इज वेरी ओपैक, लैंग्वेज ओपैक है, उन्हें समझना मुश्किल है। तो भाषा अपारदर्शी है, लिखते रहो भाई, लैंग्वेज इज ओपैक। थर्ड, लैक ऑफ अवेयरनेस। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, हालांकि सरकार प्रयास करती है, एनसीईआरटी की बुक्स पे लिखी रहेंगी, बाकी जो भी लिटरेचर है लिखी रहती हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो जन जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस, जन जागरूकता का अभाव। इसके अलावा देखो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और कुछ जो वो हैं डीपीएसपी, उनमें ओवरलैपिंग भी है। कर दिया मैंने, हाँ क्या चीज़ लॉगिन कर रहे हो? ठीक है, तो वो लिख लो भाई, ओवरलैपिंग विद डीपीएसपी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ अतिव्यापन, वही इन्वायरमेंट वाला दोनों में है या नहीं है? ठीक है। अब देखो एक और चैलेंज है। अब देखो जैसे कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर सरकार इनको वास्तविक महत्व देना चाहती तो इनको पार्ट 3 में ऐड करती, ना कि पार्ट 4 में। ठीक है, 3 में मतलब क्या कि राइट्स और ड्यूटीज साथ साथ होनी चाहिए थी, होनी चाहिए नहीं। अब सरकार का कहना है था कि हमने पार्ट 4 में क्यों ऐड किया, क्योंकि पार्ट 4 एक तरीके से सरकार की ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट है, और पार्ट 4A इंडिविजुअल की ड्यूटी है। तो सरकार अपनी ड्यूटी नहीं निभाए तो हम भी नहीं निभाएंगे, बात खत्म। ठीक है, कि सरकार की ड्यूटी नॉन जस्टिसेबल है, हमारी भी नॉन जस्टिसेबल है। सरकार साफ पानी नहीं दे पा रहे तो हम भी गंदगी फैलाएंगे। सरकार हमसे जो है मॉन्यूमेंट्स में घुसने नहीं देगी तो हम जैसे घुसने का मौका मिलेगा हम वहाँ जो है नरक मचा के आएंगे, वहीं सब अपना दोने होने चाट आट वाले सब वहीं दबा के आएंगे। तो ठीक है, अगर इनको हम 3 में रखते तो इनकी रिलेवेंस थोड़ी ज़्यादा होती। ठीक है, चलो वो तो कोई बात नहीं। वे फॉरवर्ड, आगे की राह में क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड। तो कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को कर सकते हैं? ठीक है, तो पहले को अवेयरनेस इन स्कूल्स, मीडिया, सोशल मीडिया, सरकार भी रील बनाए फंडामेंटल ड्यूटी की, अब दिखाए बच्चों को, रील प्रेमियों को, हैं दिखाए नहीं दिखाए? तो स्कूल एवं मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता। ठीक है, ऐसी ड्यूटीज जिनको हम लिंक कर सकते हैं लीगल कॉन्सिक्वेंस का, एटलीस्ट उनको तो कर दो। जैसे मान लो अब साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना है, अब वो व्यक्ति कैसे बढ़ाएगा? अब बोलो साइंटिफिक टेम्पर तुमने नहीं बनाया तो 2 साल की जेल, तो संभव ही नहीं है यार। लेकिन एटलीस्ट जो ड्यूटीज जिनके लीगल कॉन्सिक्वेंस पॉसिबल हैं, उनके लीगल कॉन्सिक्वेंस सरकार क्या कर दे, डिसाइड कर दे। ठीक है, तो लिंकिंग ड्यूटीज विद लीगल कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन पॉसिबल, लिंकिंग ड्यूटीज विद लीगल कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन पॉसिबल, जहां तक संभव हो कर्तव्यों को, वैधिक कर्तव्यों को विधिक परिणामों के साथ जोड़ना। लिंकिंग ड्यूटीज विद लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, जहां तक संभव हो कर्तव्यों को विधिक परिणामों के साथ जोड़ना, विधिक परिणामों के साथ जोड़ना। और कर सकते हैं स्कूल करिकुलम है, उसमें ड्यूटीज को पढ़ाया जाए, इंक्लूडिंग ड्यूटीज इन स्कूल करिकुलम, इंक्लूडिंग ड्यूटीज विद स्कूल करिकुलम। तो स्कूल, विद्यालय के पाठ्यक्रम के साथ। हाँ, विद्यालय के पाठ्यक्रम में, ठीक है,
सबको वही बात लिख चुके हैं एक बार। अब साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, कैसे जस्टिस सिविल बनाओगे? तुमसे मैं कह रहा हूँ साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, करो बैठ के। कुछ लॉस तो बनाए जा सकते हैं। क्या लॉज बनाए थे? आदमी दिमाग खुरचे पेन से सुबह सुबह, सुबह सुबह दिमाग खुरचो। अरे कैसे बना दोगे? ये बहुत वेग टर्म है। अब जैसे मान लो नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करना है, तो एक है रेस्पेक्ट कर रहे हैं, मान लो खड़े हो गए, अब मन ही मन में ऐसी तैसी खड़ा कर दिया, ऐसी तैसी खड़ा, क्या कर लोगे उसका? ये सब भाव अंदर से आते हैं मेरे भाई। और तुमने खड़ा कर दिया, अब खड़ा करके मन ही मन में कस के घर ही आ रहा है। किस देश में पैदा हो गए हम? गधे देश में। ऐसी तैसी इसकी बताओ, सो रहे थे खड़ा कर दिया, कैमरा लगा हुआ है, सरकार देख रही है, ऐसे कोई सम्मान करेगा? खाली पब्लिक प्लेस पे खड़ा नहीं होना, घर पे भी जो रजाई में बैठे टीवी देख रहे हो, तब भी अगर किसी मूवी में नेशनल एंथम आए, खड़ा हो जाता हूँ सर। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं वहां भी खड़ा होना है। हो जाता हूँ तो घर वाले हंसते तो नहीं है? हंसते नहीं है, लेकिन कभी-कभी जैसे जब सीएम की वोट टेकिंग सेरेमनी आती है किसी की, मतलब तब उसमें बचता है, तो मतलब मैं खड़ा हो जाता हूँ। जब इंडिपेंडेंस डे में सब परेड आती है तब खड़ा। अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि किसी से जबरदस्ती कैसे करवाया जाए। दीज आर एक्चुअली, देखो इनकी जो मोरल इफेक्ट है, जो मोरल फोर्स है, वो ज्यादा होना चाहिए। हमारे समाज की नैतिकता इस प्रकार से बननी चाहिए कि समाज इनको स्वतः अपनाए। ठीक है, अब राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श हैं उनको चेरिश करना है। अब बताओ कैसे करोगे? या तो टी शर्ट पर देखो गांधी जी बने हो, पीछे भगत सिंह बने हो, कैसे? अब तरीका बताओ, कैसे सरकार जस्टिस सिविल बना सकती है? जैसे सर ये कर सकते हैं, मतलब जैसे कि कुछ फंडामेंटल जो नहीं रहे सर, जैसे जो आज़ादी है उसमें से हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े हैं सर देश के लिए, हाँ। तो हमको सर सेकुलरिज्म को प्रमोट करना और चाहिए। सरकार कितना करती है? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है सेकुलरिज्म। सरकार नहीं करती है? तुम्हें लग रहा है सरकार सेकुलर प्रमोट नहीं करती है? मतलब इलेक्शन कमीशन है, मतलब कम्युनल नहीं होना चाहिए कहीं पे सर, ये होना चाहिए। तो नहीं है कम्युनल? कौन सी सरकार कम्युनल है भाई? सर आप मुझसे बुलवा रहे हैं सर। तुम बोल दो, मैं उसका जवाब देता हूँ। सर मैं बाहर बोल दूंगा सर, यहाँ ना होगा। यहाँ कोई सरकार कम्युनल नहीं है। देखो ये नकारात्मक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है। ठीक है, हर सरकार की, हर पार्टी की क्षमताएं होती हैं, सबकी एस्पिरेशंस होती हैं, सबके काम करने का तरीका होता है। लग रहा है बीजेपी कम्युनल नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो दुनिया है। हर आदमी भगवान राम थोड़ी है, राम राज्य थोड़ी है। राम राज्य तो एक यूटोपिया हो गया है। उस पर भी उंगली उठती थी। बताइए, एक धोबी कहने पे सीता माता को घर से निकाल दिया। तो भाई आप आइडियल स्टेट जैसी चीजें नहीं होती हैं। व्यवहारिकता में आप सर्वश्रेष्ठ क्या प्राप्त कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिकता में सर्वश्रेष्ठ क्या प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, हर फंडामेंटल ड्यूटी को जस्टिस सिविल बनाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज लगभग हमने एक क्वेश्चन का जवाब दो आप। एक क्वेश्चन लिख के लाना कल, ठीक है। जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, देयर वाज नो नीड टू ऐड पार्ट 4 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। देयर वाज नो नीड, देयर वाज नो नीड to include part 4A in the constitution because they were already present, इन इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। तो संविधान में भाग 4 का को जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। संविधान, दे वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, तो संविधान में भाग 4 का को जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। वो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में पहले से ही उपस्थित थी।
क्रिटिकली इवेल्युएट, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्या लिखो इसमें, मांडवी बताओ क्या लिखोगे इसमें? संविधान में भाग 4 का को जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, समाज में पहले से ही उपस्थित थी। तो लिखोगे कैसे? आप इसको शुरू से लिखना शुरू करो, ठीक है। आप बताओ भाई, जो एंशियंट टेक्स्ट है हमारे, वेदाज हो, तो कौन सा श्लोक है? कर्मावधि वस्तुते, कौन सा है? हाँ, तो इसमें बातें की गई है ड्यूटीज की। कर्म का मतलब यहाँ पे क्या है? ड्यूटीज। तो यहाँ से स्टार्ट करो कि जो इंडियन एंशियंट टेक्स्ट हैं, चाहे वो वेदास हो, ठीक है, इवन तुम्हारे उपनिषद हो, गीता हो, ये सब किसकी बात करते हैं? कर्म की बात करते हैं, ड्यूटी की बात करते हैं। कर्म का सिद्धांत क्या है? जो गीता में कर्म का सिद्धांत क्या है, वो क्या है? ड्यूटी, कर्म। कर्म महत्वपूर्ण है, आपकी ड्यूटी इंपॉर्टेंट है नहीं भाई? ड्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी तो कहते हैं क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध भूमि में लड़ना कर्तव्य। आप कर्तव्य का पालन करिए। आप ये मत देखिए अब किससे लड़ रहे हैं, आपके शत्रु कौन है। अर्जुन को यही तो उपदेश देते हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि आप युद्ध भूमि में लड़िए। तो ड्यूटी ऑलरेडी हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो एंशिएंट टेक्स्ट में है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद थोड़ा सा मॉडर्न में आ जाओ तो गांधी जी की बात कर सकते हो, ठीक है। तो गांधीयन फिलॉसफी की बात करें, ठीक है, गांधी जी का स्टेटमेंट भी है, द ट्रू सेंस ऑफ राइट इज ड्यूटी। द ट्रू सेंस ऑफ राइट इज ड्यूटी। सब लिखना अपने आप ढूंढ के, जो अधिकार है उसका जो मूल भाव है वो क्या है? ड्यूटी है। इसके अलावा अगर कल्चरल प्रैक्टिस की बात करें, जो हमारी सांस्कृतिक व्यवहार है, तो कल्चरल प्रैक्टिस में जो हमारा एल्डर्स के पैर छूना है, ढेर सारी चीजें हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। या कुछ आप कल्चरल प्रैक्टिस लिखो, जैसे हमारे यहाँ तुलसी का पौधा लगाते हैं, जो भी ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस लिखो जो आप जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट कर सको। सांस्कृतिक ऐसी चीजें लिखो भाई, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? हाँ, जो वैल्यूज ड्यूटी को, फिर सोसाइटल प्रैक्टिस, सोसाइटी ऐसी कौन सी सोसाइटल सामाजिक व्यवहार हैं जो वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं। तो पहला तो 2 लिखो। अब उसके बाद देखो लास्ट में लिखना क्या है, क्योंकि ऐड तो किया गया है, तो ये तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि नहीं ऐड नहीं किया जाना चाहिए था। तो लास्ट में लिखना ये कि ठीक है, तो कहो कि हाँ ये सब चीजें थी, लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए, जो मोरल फोर्स है उसको ज्यादा तेजी से लागू करने के लिए, ठीक है, इनको संविधान में लिखना जरूरी था। लेकिन अभी भी इनको लीगल फोर्स क्यों नहीं दिया गया है? ये सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को याद रहे कि हमारे कर्तव्य हैं, हमारे कर्तव्य है, और धीरे धीरे सोसाइटी की मोरालिटी इनहेंस हो, और वो ऑटोमेटिक, वो आप किसी जबरदस्ती कोई काम कराओगे वो नहीं करेगा, आप समझ लो इस चीज को, ठीक है। लेकिन आप खुद उसे मौका दोगे कि ठीक है भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम अपने हिसाब से देख लो, करेगा वो उस काम को। तो जब किसी को जिम्मेदारी कर्तव्य दिए जाते हैं तो इट इज द ह्यूमन नेचर कि पहले इंस्टेंट में वो उसे करने का प्रयास करता है। मैं कल में से तुम्ही को किसी क्लास का मॉनिटर बना दूं, उस ऑटोमेटिक उसके अंदर एक ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, एक जिम्मेदारी का भाव आ जाएगा। मानव प्रकृति है, ये मानव प्रकृति है, जिम्मेदारी का भाव आपके अंदर आ जाएगा। अब बात समझ लो, तो उसी भाव को जागृत करने का प्रयास किया गया है। दैट्स वाई हमने इसे लीगली इन्फोर्सेबल नहीं बनाया है। इस परिप्रेक्ष्य में 150 शब्दों में आपको लिखना है। क्लियर है? ठीक है, तो पार्ट 4A तक चीजें खत्म है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी बात करें, सुनो। अब एक फॉर्म कल भर के लाना, बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम डीएफ में यूपीएससी वाले मांगते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसे देने में संकोच हो, ठीक है। नेम, एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके यूपीएससी डीएफ में मांगते हैं। जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगते हैं। जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप नील कर देना, पीजी नहीं किया है तो नील कर देना। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, हमें पता है आप में से कभी किसी नौकरी नहीं की है, अगर की है तो लिख देना, ठीक है। पर्टिकुलर प्राइज, मेडल्स, स्कॉलरशिप, तो अभी कोई प्राइज मिला हो, मेडल मिला हो, स्कॉलरशिप मिली है कभी कोई? हाँ मिला है तो लिख देना, ठीक है। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, सिविल सर्विस प्रीमियम आप में से कोई गया नहीं है, इतनी चीजें आपको देनी है मुझे साथ में, ठीक है।
बाकी कल फिर पहले इसे भरना आज घर पे बैठ के, फिर कल दूसरा फॉर्म देंगे, ठीक है, जो यहाँ की मतलब जो बाकी पढ़ाई से संबंधित है, ठीक है। तो इसे कल लेके आना, कल मिलते हैं हम लोग, कल स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट। संडे को टेस्ट होगा क्या? क्यों टेस्ट कोई कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? कहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था।